Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. I am Anshi Agarwal and in today's video I am going to explain you English BE's chapter A Truly Beautiful Mind. So let's start with the video. Before starting a video, I want to give a small or a bit of introduction about the chapter. This chapter is all about Albert Einstein, the great genius Albert Einstein. We all know that Albert Einstein was a great scientist and he had done many inventions, and in this chapter we all read about that only. We'll read about the Albert Einstein's birth, the Albert Einstein invention, the Albert Einstein's life, from where he had studied, what he had done in his life and everything. So let's start with the chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे जर्मन की सिटी उलम में, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिनेटेड फॉर ग्रेटनेस. और उन्होंने कोई बिना इंडिकेशन दिए कि वो इतने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा उन्होंने कोई इंडिकेशन दिया नहीं था बॉर्न होते टाइम, बट वो बने. और वो 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे. ऑन द कॉन्ट्रैक्टरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज फेरिक. बट ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है, ये मतलब एक अपोजिट सी बात है कि उनकी जो मदर थी एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो ये सोचती थी कि उनके जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न हुआ है, वो मतलब दूसरों की तरह नहीं लग रहा, वो मतलब बहुत बेकार पर्सन है, अब नॉर्मल पर्सन है, क्योंकि वो उनको लगता था कि ये सारे जो स्मॉल किड्स होते हैं उनकी तरह नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनसे बहुत डिफरेंट है, कुछ तो अलग था. बट व्हाट इज़ दैट डिफरेंस? दिस इज़ द बिट ऑफ क्वेश्चन. सो हेयर इट इज़ द आंसर. टू हर हिज हेड सीम टू बी टू मच लार्ज. क्योंकि इस वजह से उनको ये लगता था वो फेरिक है, बिकॉज जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड था वो बहुत लार्ज था. इनफैक्ट जो एक नॉर्मल चाइल्ड्स का हेड होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था वो हेड उनका. तो इसी वजह से उनको लगता था कि ये एक अब नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल नहीं है ये. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. और जब वो 2.5 एज के थे तब तक आइंस्टाइन में कुछ भी बोलना स्टार्ट नहीं किया था. और व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने फाइनली कुछ लर्न किया, बोलना कुछ सीखा, ही अटर एवरीथिंग ट्वाइस. वो हर चीज़ डबल रिपीट करते थे, हर चीज़ को डबल बार रिपीट करते थे, उनके अंदर ये चीज़ था. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टाइन बिल्कुल नहीं समझ पाते थे कि वो दूसरे चिल्ड्रन से कैसे क्या बात करें, उनके साथ कैसे रहें, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो बिल्कुल उनके माइंड में कुछ भी नहीं आता था. और वो मतलब इसी वजह से बहुत शांत रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उनके जैसे उनके जो प्लेमेट्स थे जो उनके साथ खेलते थे, स्मॉल चिल्ड्रन, अदर चिल्ड्रन जो उनके साथ रहते थे, उन्होंने आइंस्टाइन को एक निक नेम टाइप का एक नेम दिया था, ब्रदर बोरिंग के नाम से वो लोग उनको बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए कभी कभी वो जब आइंस्टाइन छोटे थे तो उनके साथ उनके बराबरी के लोग नहीं खेलते थे, बट उनसे जो यंग्स होते थे उनसे वो खेल लेते थे कभी कभी आइंस्टाइन के साथ. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. और जो मेन आइंस्टाइन को और एल्बर्ट आइंस्टाइन को मतलब मैकेनिकल टॉयज़ से खेलना ज़्यादा पसंद था. उनको मैकेनिकल टॉयज़, मशीन मेड टॉयज़ ज़्यादा पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स. और जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर, उनकी सिस्टर बॉर्न हुई, उसका नेम माजा था, और जब वो बॉर्न हुई तो उन्होंने बोला कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as profession would not matter. एक बार आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे उन्होंने ये बोला था उनके आइंस्टाइन के फादर से कि जो भी आइंस्टाइन ने एज अ प्रोफेशन कुछ भी बनने के लिए जो भी चूज़ किया या जो भी प्रोफेशन उन्होंने चूज़ किया है वो उसमें कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे. वो प्रोफेशन बनने में उनको वो सक्सेस कभी भी नहीं हो पाएंगे आइंस्टाइन, बिकॉज ऑफकोर्स सी बात है वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाएंगे. द क्वेश्चन इज दैट वाई ही कांट बी सक्सेस इन हिज प्रोफेशन, बिकॉज जब वो बॉर्न हुए थे तभी से वो एक अब नॉर्मल चाइल्ड की तरह थे, सब चाइल्ड से मतलब डिफरेंट थे. उनका हेड बड़ा था, उनकी मदर को भी लगता था कि वो एक फेरिक टाइप के चाइल्ड है. और इसी वजह से वो फिर काफ़ी समय तक उन्होंने
एटलीस्ट 2.5 ईयर्स तक उन्होंने एक वर्ड बोला नहीं। फिर जब उन्होंने कुछ बोला भी तो हर चीज़ टॉयस रिपीट करते थे। उनके साथ कोई भी उनके प्लेमेट्स भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, और उनके साथ कोई भी खेलता तो यंगस्टर्स उनके साथ खेलते थे। तो इन्हीं सब की वजह से उनके हेड मास्टर्स को भी लगता था कि मतलब वो जो भी कुछ भी अपना प्रोफेशन चूज़ करें या कुछ भी बनना चाहेंगे, वो उसमें कभी सक्सेस नहीं गेन कर पाएंगे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। और फिर जब आइंस्टाइन 6 ईयर्स के थे तब उन्होंने वायलिन सीखना स्टार्ट किया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। फिर उसके बाद ताकि आइंस्टाइन जब 6 ईयर्स के थे उन्होंने वायलिन प्ले करना स्टार्ट किया था, और वो इस वजह से किया था क्योंकि जो उनकी मदर थी, उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करना सीखें, कि वो भी चाहती थी कि वो भी कुछ तो उनका टैलेंट हो एटलीस्ट। तो इस वजह से उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा। और फिर उसके बाद एक बार उनकी किसी बर्थडे या किसी भी चीज़ में उनको एक एमेच्योर वायलिनिस्ट एक वायलिन गिफ्ट कर दिया गया था उनको, जो सिर्फ इन्जॉयमेंट लेता है उसको। उस वायलिन से वो अपना प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर सकते थे उस वायलिन्स के साथ। देन मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट द लाइफ। बट वो वायलिन सिर्फ इस वजह से था कि वो उनके अंदर जो स्किल है, वायलिन बजाने की स्किल है, वो बस मेंटेन रहे, वो कभी ख़त्म ना हो, अभी लाइफ टाइम तक उससे इंजॉयमेंट ले सकें, बस इतना तक। बट उस एज अ प्रोफेशन ही कांट चूज़ दैट। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पिप। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुंचेन। आइंस्टाइन जो बैड पीपल होते हैं उनमें से वो नहीं थे, मतलब जो बैड बॉयज़ होते हैं उन लोग तरह से नहीं थे, मतलब बिगड़े हुए चाइल्ड वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो उन्होंने मुंचिन में अपनी हाई स्कूल भी कंप्लीट किया, अपना 10th कंप्लीट किया, वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और मुंचिन वो लोग कब गए थे? जब आइंस्टाइन 15 मंथ्स के थे, जब वो बॉर्न हुए थे उसके 15 मंथ्स के जब आइंस्टाइन हो गए थे तब वो लोग मुंचिन में जाके सेटल्ड हो गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। उन्होंने ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे 10th क्लास अपने हाई स्कूल में। ओके, आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर। और आइंस्टाइन को जो स्कूल के डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस होते थे वो आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, और इसी वजह से उनकी कभी कभी टीचर के साथ क्लैशेस भी हो जाती थी। At the age of 15, Einstein felt too stifled there that he felt that school for good. लेकिन फिर आइंस्टाइन को एक बार जब वो 15 साल के थे, 15 साल के थे, तो उनको अचानक से सफोकेटेड से वहाँ से स्कूल में फील करते थे, और तो वहाँ पे फिर उन्होंने वो स्कूल छोड़ने का सोचा, मतलब तो कहीं और शिफ्ट होने या कहीं और पढ़ाई करने का उन्होंने फिर सोचा। उन्होंने मतलब सोचा वो मुंचिन वाला जो स्कूल में जहाँ उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया वहाँ पे अपनी स्टडीज़ आगे पूरी नहीं करेंगे वो। देन द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। और फिर उसके बाद अगले ही साल जो एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे और एल्बर्ट को रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munchen. फिर उसके बाद काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद, प्रोलॉन्ग डिस्कशन मीन्स काफ़ी लॉन्ग टाइम डिस्कशन होने के बाद आइंस्टाइन की जो उनकी विश थी वो पूरी हो पाई कि अब वो जर्मन स्पीकिंग सीखेंगे। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी में वहाँ सीखेंगे। अब उनको मुंचिन में नहीं पढ़ना था, मुंचिन के स्कूल में जहाँ पे और जो जर्मन स्पीकिंग जहाँ स्विट्ज़रलैंड में वो करने जा रहे थे वहाँ काफ़ी लिबर्टी थी, काफ़ी फ्रीडम उनको मिल रहा था, जो उनको एक मुंचिन के स्कूल में नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ बहुत सफोकेटेड फील करते थे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at university in Zurich. फिर इसके बाद आइंस्टाइन जो थे, मतलब उनके पास जो मैथ्स का था वो तो गॉड गिफ्टेड था, मतलब वो मैथ्स में इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो एक 10th क्लास में वो थे, बट वो मैथ्स 12th क्लास को सॉल्व कर लें, इतना उनके पास मतलब था ब्रेन में। तो मैथ्स तो उनको गॉड गिफ्टेड थे, बट उनका साथ ही साथ फिज़िक्स में भी काफ़ी अच्छा उनका इंटरेस्ट रहता था, वो फिज़िक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे हर समय। देन फिर आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड स्टडी एट यूनिवर्सिटी। फिर जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग
फिनिश कर ली, फिर उन्होंने ज्यूरिच में अपनी ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने के लिए सोचा. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू डैशिंग यंग मैन विथ वॉलरस मुस्टैच. बट सिर्फ साइंस क्या यहीं तक लिमिट है कि उससे कोई डैशिंग यंग मैन बन जाए और या एक वॉलरस मुस्टैच वाला मैन बन जाए? ऐसा तो कुछ नहीं है. साइंस तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके डिस्टेंस तक है, उसके बहुत ही ज़्यादा है साइंस मतलब. देन साइंस का तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होता है साइंस में. देन ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स मिल्वेक मैरिक whom he found to be a clever creature. फिर बाद में जब वो ज्यूरिच में पढ़ने गए तो जो ज्यूरिच वहाँ पे फिर जब वो पढ़ने गए तो उनको वहाँ पे लगा कि जो उनके एक स्टूडेंट है, उनके स्टूडेंट थे, उनके जो फेलो मेट्स थे उनमें से एक थी मिलेव मैरिक, जो उनको काफ़ी क्लेवर क्रिएचर जैसी लगती थी. द यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर द वुमेन कुड गेट डिग्रीज़. फिर उसके बाद एक सबेरियन कोई थे, सब मीन्स सबेरियन है, सबेरियन पीपल कोई था, वो स्विट्ज़रलैंड वो भी आया हुआ था बिकॉज वो इधर से आया था क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ज्यूरिच में यूनिवर्सिटी होती है वो एक ऐसी वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वुमेंस को ही सिर्फ डिग्री देती है, वुमेंस को भी मतलब डिग्री देती है. और यूनिवर्सिटी में वुमेंस को डिग्री नहीं मिलती थी बट ज्यूरिच में मिलती थी, तो इसलिए एक सबेरियन था वो भी वहाँ पे आया था. वेदर ही वॉज अ गर्ल और अ बॉय दैट आई डोंट नो, बट दैट लेटर वी नो इन द चैप्टर. बट एक सबेरियन आई थी जिनको डिग्री चाहिए थी. अब ऑफकोर्स अगर वुमेंस डिग्री कॉलेज में अगर आई वुमेंस की डिग्री तो ऑब्वियसली वो कोई वुमेन आई थी, वहाँ पे कोई गर्ल आई थी, सबेरियन थी वो, और वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में आई थी अपनी डिग्री लेने, क्योंकि वही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो वुमेंस को भी डिग्री देती थी. आइंस्टाइन सॉ हर एन एली अगेंस्ट द Philipsteins, those people in his family and at the university with whom he constantly at odds. फिर इसके बाद आइंस्टाइन ने जब उसको देखा तो सॉ एन एली अगेन, और उसको एक ऐसा एसोसिएट, ऐसा फ्रेंड दिखा उसके अंदर जिसको मतलब बिल्कुल लिटरेचर में या म्यूज़िक में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो हमेशा उसको डिसअप्रूव करती रहती थी, और ऐसे लोग उसकी फैमिली में भी काफ़ी लोग थे और वो हमेशा ऐसे लोग को ऑड्स बोलते थे. बट तभी उनको उनको मतलब उसमें इंटरेस्ट लिटरेचर में कम हो के उनको मतलब साइंस या मैथ्स में उनको भी हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्ट हो. द कपल फेल इन लव. अब जो कपल जो सब से आई थी, सबेरियन लेडी जो आई थी, गर्ल आई थी, वो और आइंस्टाइन फेल इन लव. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. तो फिर इसके बाद वो लोग लेटर्स एक दूसरे को देते थे जिसमें वो लोग अपने अफेक्शंस को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते थे, मतलब जो वो लोग बोलना चाहते थे उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते थे, और उसमें साइंस के टेंडरनेस, द सॉफ्टनेस होती है साइंस की, वो मिक्स कर करके लेटर्स एक दूसरे को लिखते थे. रोट आइंस्टाइन ने कुछ लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू विक्टोरियस कंक्लूजन. तो उन्होंने बोला कि मैं कितना हैप्पी और कितना प्राउड फील करूँगा जब हम दोनों मतलब वी बोथ मीन्स द सबेरियन गर्ल एंड आइंस्टाइन विल कंप्लीट ऑल देयर वर्क. वो हर चीज़ में जब सक्सेस पा लेंगे, अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उनको अपनी हर चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी, एक विक्टोरियस कंक्लूजन जब उनका एंड में आएगा तो वो कितने हैप्पी रहेंगे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. और 1900 में जो आइंस्टाइन थे वो 21 एज के हो गए थे एंड वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और वो उनकी यूनिवर्सिटी भी जो ग्रेजुएशन होनी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी एंड बट अनएम्प्लॉयड थे अभी, बिकॉज अभी वो पढ़ के निकले थे तुरंत. किसी भी स्टूडेंट को जॉब तो मिल नहीं चाहती थी, दैट्स वाई वो भी अनएम्प्लॉयड थे उस समय. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. और फिर उनको वो कुछ थोड़ा बहुत टीचिंग वर्क करते थे, टीचिंग असिस्टेंट मतलब कोई टीचर हो गया उसके नीचे का थोड़ा वर्क करते थे वो, और वो थोड़ा बहुत प्राइवेट लेसन्स दे देते थे स्टूडेंट्स को. बट फाइनली 1902 में उनको जॉब मिल गया. उनको जॉब क्या मिली, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. जो पेटेंट ऑफिस होता है वहाँ पे मिली. पेटेंट ऑफिस वो ऑफिस होता है जहाँ पे सारे इन्वेंटर्स जो इन्वेंटर्स होते हैं उनको इन्वेंशन करने का राइट मिल जाता है, तो वहाँ पे उनको जॉब मिली. क्या किस चीज़ की जॉब मिली,
एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन विच ये इन 1902 और कहाँ पे पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उनको मिली थी. While he was supposed to be assassinating other pupils' invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. और उनको और भी कुछ थोड़ा बहुत वहाँ काम करना, उनको जो दूसरे पीपल जो वहाँ पेटेंट ऑफिस में वर्क करते थे उनके जो इन्वेंशंस मतलब वहाँ पे वो करते थे, जो जितने भी इन्वेंटर उनको भी वो उनको असैसिनेट करना, उनको मतलब जज करना पड़ता था कि क्या इनके इन्वेंशन सही है या गलत है. ये भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को काम करना पड़ता था. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. और वो अपने आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे उस टाइम पे, अपने भी कुछ इन्वेंशंस कर रहे थे. मतलब वो ही इज़ सेड टू हाफ जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क. फिर उन्होंने थोड़ा सा जोक करते हुए उन्होंने बोला कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर, अपने डेस्क ड्रॉअर को बुलाए, और एट द वर्क ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल. उन्होंने बोला, उन्होंने कोई ये फ्रेज़ बोला ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. उन्होंने ये फ्रेज़ इसलिए बोला कि मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, साथ में मुझे और लोग का दूसरों को भी मैं चेक करूँ, तो इसलिए उन्होंने ये फ्रेज़ बोला ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. और एक सबसे फेमस पेपर्स में मतलब उनका 1905 में मतलब उनकी एक थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, जो उनकी पेपर में फेमस हुई 1905 में आइंस्टाइन की. और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी ये कहती थी कि जो टाइम और डिस्टेंस होता है कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते. इट मीन्स मेजर्ड इन इटसेल्फ, मतलब वो हमेशा अपने आप को ही मेज़र करते हैं, कभी एक दूसरे से वो मेज़र होके नहीं चलते हैं. इन डेट टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर. मतलब ये कह रहा है अगर एक टाइम पे दो क्लॉक्स ली जाएं और दोनों क्लॉक्स को एक साथ स्टार्ट किया जाए तो हो सकता है कि एक राउंड वो लोग सब सेम लगाएं, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट राउंड तक किसी एक क्लॉक की जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए, तो फिर वो उसमें कोई रिलेटिविटी नहीं है, वो अपने ऊपर ही मेज़र कर रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंड है. फिर वो क्लॉक वो अपना मेज़रमेंट देगी, वो दूसरी का नहीं देख रही कि वो कितना स्पीड है उसे चल रहा है. ठीक है. From this followed the world most famous formula describes the relationship between mass. और इसी थ्योरी की वजह से वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला डिस्क्राइब हुआ. द रिलेशनशिप, कौन सा फॉर्मूला? रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. मास एंड एनर्जी के बीच की जो रिलेशनशिप होता है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही आया है. वो फॉर्मूला क्या था? E इज़ इक्वल टू mc². हेयर E stands for energy and m stands for mass and c stands for speed of light in a vacuum. It's about 3 lakh kilometer per second. Then while Einstein was solving the most difficult problems in physics, और जिस टाइम पे आइंस्टाइन जो फिज़िक्स सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवीलिंग. उस समय उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी, उनकी पर्सनल लाइफ जो थी, वो उसमें फेलियर्स होना स्टार्ट हो गए कुछ. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीफ राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. एल्बर्ट जो थे मिलीफ से मैरी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ तुरंत ख़त्म करने के बाद. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट. लेकिन उनकी जो मदर थी वो इस मैरिज के एकदम अगेंस्ट थी कि नहीं, बिल्कुल ये मैरिज कभी हो नहीं सकती. शी थॉट मिलीफ हु वॉज 3 years ओल्डर देन हिज सन, क्योंकि वही सोची जो मिलीफ है वो उनके सन से 3 साल ओल्डर है. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत ओल्ड होगी आइंस्टाइन के लिए. शी वॉज ऑल्सो बॉर्डर्ड माई मिलीफ इंटेलिजेंस. और वो हमेशा मिलीफ की इंटेलिजेंस को भी सोचती रहती थी कि वो उसकी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो उसकी एबिलिटी है मिलीफ की अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की, थिंक करने की, वो बहुत ही अलग है आइंस्टाइन से, एल्बर्ट से. शी इज़ बुक लाइक यू हिज मदर सेड. उसकी मदर ने बोला कि वो एक फ्रेज़ बोला, शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह एक बुक है वो भी, कि मतलब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर लर्न करने की है, उसके अंदर थिंक, मतलब एक बुक हम लोग को कुछ अंडरस्टैंड करवाती है, लर्न करवाती है, कुछ थिंक करवाती है, हम लोग को थिंकिंग स्किल्स प्रोवाइड. तो इसी तरह उसने बोला कि ये वो एक बुक है उसकी मदर. एंड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो आइंस्टाइन की मतलब वो मेन वेडिंग रोकना चाहती थी. बट क्या हुआ,
द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, बट फाइनली पेयर ने मेलीव और आइंस्टाइन ने मैरी कर ही ली 1903 में, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 सन्स भी हुए, बॉर्न हुए. बट फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज वॉज फ्लैटर, बट कुछ सालों बाद जो मैरिज थी वो वीक होने लगी, और मतलब उसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने लगी, या बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी उनकी मैरिज में. तो क्या हुआ, मिलीव मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. और जो मिलीव थी वो अपने इमोशंस लूज़ कर रही थी, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थी, वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ की तरह रहने लगी थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइट द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990. और फिर रोज़ ही उनके बीच में क्लैशेज होते थे, रोज़ ही फाइट होती रहती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती थी. तो इन्हीं सब की वजह से द कंक्लूजन क्या निकला कि 1919 में उन लोगों का डिवोर्स हो गया. और उसी ईयर में क्या हुआ, फिर आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा इन दी सेम. उसी सेम ईयर में आइंस्टाइन ने फिर दूसरी शादी कर ली, किससे, एल्सा से, जो उनकी कज़न थी आइंस्टाइन की. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. फिर जो आइंस्टाइन का जो एक पर्सनल चैप्टर था, पर्सनल प्राइवेट लाइफ थी, वो धीरे धीरे ठीक हो गई, और वो मतलब उसमें कई प्रॉब्लम्स कम हो गए. फिर लेकिन फिर क्या, फिर वो वर्ल्ड में लेकिन बहुत फेमस हुए किसी चीज़ को लेकर. वो क्या, पहले तो अपनी थ्योरी को लेकर फेमस हुए थे, बट उनकी अब कुछ और इन्वेंशंस की वजह से वो काफ़ी फेमस हुए. क्या हुआ, इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. वो उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसकी वजह से वो थ्योरी इनकी 1950 में पब्लिश्ड हो गई, और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में आइंस्टाइन फेमस हो गए. विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्शन ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ग्रेविटी का, अब ग्रेविटी वर्ड का मीन हम लोग को पता चला इनकी इस थ्योरी की वजह से. एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 बॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट. और जो सन का इक्लिप्स था, ये भी प्रूफ हो गया कि वो एक्यूरेट है. 1919 में ये चीज़ प्रूफ हुआ था कि जो सन का इक्लिप्स है वो भी एक्यूरेट है. ये भी आइंस्टाइन ने प्रूव किया था. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. और आइंस्टाइन ने एकदम करेक्टली ये भी कैलकुलेट करके बता दिया था पहले से ही कि जो फिक्स है, स्टार्स आर फिक्स, जो उनकी फिक्स लाइट है वो कब डिफ्लेक्ट, वो जब सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते हैं तो उनकी लाइट, उनकी जो स्टार्स की ओन लाइट होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है उस टाइम तक. मतलब जो एक सन की भी ग्रेविटी होती है, जब स्टार्स की जो फिक्स लाइट होती है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जैसे ही वो आती है तो वैसे ही वो डिफ्लेक्ट मतलब अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है उनकी. देन द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और फिर न्यूज़पेपर्स में उनके जो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उनकी होने लगी, उनके सारे वर्क पब्लिसिटी होने लगी उनके सारे इन्वेंशंस की, और उनको क्या मिला, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जैसे उनको जाना जाने लगा आइंस्टाइन को. आइंस्टाइन रिसीव अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921, और उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला फॉर फिज़िक्स के लिए उनको एक प्राइज़ मिला. ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. और उनको खूब सारे मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिली, उनको पब्लिसिटी मिली, और उनको पूरी प्रेस में उनको जाने का मौका मिला. उनको कुछ और मतलब उनके इन्वेंशंस और उनके जितने भी वो वर्ल्ड में फेमस हो गए पूरे, वो खूब सारे ऑनर्स मिले. फिर 1920 मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए ओवर एंड ऑल. सो दिस पैराग्राफ नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज the price name is written and the year is written, and the paragraph 11 is also written because it's about the marriage of Einstein's. Then this page is most important overall, so read it thoroughly. Now in para 40, when the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स. फिर इसका जब नाजी लोग जो थे, नाजिज़म चैप्टर यू विल स्टडी इन हिस्ट्री, इन दैट चैप्टर यू विल गॉट टू नो अबाउट हु वर नाजीज़. सो जब जो नाजी लोग थे वो जब वो जर्मनी आए 1933 में, तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड मीन्स, इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के परमानेंट किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाए, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन. माइग्रेशन में हम लोग सिर्फ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते हैं,
बाद में हम लोग अपने जहाँ हम लोग का प्लेस होता है, बर्थ प्लेस, हम लोग वहाँ वापस आ सकते हैं, हम लोग जहाँ पे भी रह रहे वहाँ पर। बट इमिग्रेशन हम लोग परमानेंट दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं अपनी कंट्री में। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेटेड एंड माइग्रेशन। ओके, तो वो यूनाइटेड स्टेट में जाके सेटल हो गए थे। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। फिर उसके बाद 5 साल बाद द डिस्कवरी हुई किस चीज़ की, न्यूक्लियर फिजन की हुई, कहाँ पे, बर्लिन में। और हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट वेरी अपसेट, और इस चीज़ को लेके जो अमेरिका के फिजिसिस्ट थे वो लोग बहुत अपसेट थे इस चीज़ को लेके जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई थी बर्लिन में। मैनी ऑफ देम हैड फेल्ड फ्रॉम फैक्सिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज़ द एटॉमिक बॉम्ब। क्योंकि सबको मतलब ये लगा कि अब सब लोग मतलब एकदम अपोज करेंगे और मतलब सब लोग बिल्कुल फ्रीडम ही रहेगी यहाँ पे। और आइंस्टाइन जैसे आइंस्टाइन को नहीं थी उसी तरह मतलब उनको भी वहाँ पे लगने लगा। एंड उन लोगों सबको ये डर लग रहा था कि कहीं नाजी लोग वो चीज़ बना ना लें, ये जो न्यूक्लियर फिजन बना हुआ है, इट इज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब, और कहीं जो ये न्यूक्लियर फिजन बना के एटॉमिक बॉम्ब का ये लोग यूज़ कहीं ना कर दें। तो सारे अमेरिकन्स में सबको ये ज़्यादा डर लगने लगा था कि कहीं नाजी लोग ऐसा ना कर दें, क्योंकि वो लोग आके सेटल हो गए थे जर्मनी में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, at the urging of colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, in which he warned। फिर उसके बाद फिर उसके अपने कलीग से थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बाद आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को। उस समय कौन थे, उसको में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे, और उन्होंने ये लेटर 2 अगस्त 1939 में लिखा था। उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग लिखी थी उसमें, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, जो एक एटॉमिक बॉम्ब होता है जो न्यूक्लियर फिजन से बना होता है, इट वॉज वेरी, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, इट कैन डिस्ट्रॉय मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स, इट कैन डिस्ट्रॉय। सो उन्होंने ये वार्निंग लिखी थी कि एक सिंगल टाइप ऑफ दिस बॉम्ब, अगर एक जो एटॉमिक बॉम्ब ना इसका एक सिंगल बॉम्ब भी एक्सप्लोड इन अ पोर्ट, अगर ये पोर्ट में एक्सप्लोड मतलब किसी पोर्ट में गिरा दिया जाए कहीं पे भी, तो पूरे पोर्ट को ये मतलब ख़त्म कर सकता है, पूरे पोर्ट को। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी। किसी पोर्ट में अगर ये गिराया जाए ये सिंगल बॉम्ब, तो पूरे पोर्ट पे तो डिस्ट्रॉय में होएगा ही होगा, और उसके आसपास जितनी भी छोटे छोटे टाउन्स होंगे सराउंडिंग्स, वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय होना है। एंड हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफ। और जो ये वर्ड आइंस्टाइन ने वार्निंग लिखी थी ये फेल नहीं हुई, इसका रिजल्ट भी हम लोग ने देखा। इसका रिजल्ट हम लोग ने कैसे देखा, द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और उन्होंने अमेरिकन से सीक्रेटली ये बॉम्ब बना लिया, ये एटॉमिक बॉम्ब, एंड ड्रॉप इट ऑन टू जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और फिर वी ऑल नो द इंसिडेंट ऑफ जापान, कि जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो इंसिडेंट हुआ था अगस्त 1945, वो तो सबको हम लोग को पता है। तो वो अमेरिकन्स नहीं किया था, अमेरिकन ने ये बॉम्ब सीक्रेटली बनाया था आइंस्टाइन के बॉन्ड करने के बाद भी। और उन्होंने ये बॉम्ब जापान में जाके, जापान की 2 टाउन या सिटी, जापान की ये 2 सिटी थी हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे गिरा दिया था। और यू ऑल कांट इमेजिन, पूरी सिटी एक्सप्लोड हो गई थी, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसके रिज़ल्ट हम लोग आज दिन तक देख सकते हैं। वहाँ पे अभी भी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अभी भी वहाँ इतनी ऐसी बॉडीज़ हैं जब वो लोग मतलब डिग आउट करते हैं लैंड में, तो काफ़ी बॉडीज़ भी अभी तक मिलती हैं वहाँ पे। तो अभी तक वहाँ का डिस्ट्रॉयमेंट सेटल नहीं हो पाया है। ऐसा डिस्ट्रॉयमेंट एक एटॉमिक बॉम्ब ने वहाँ पे किया था, और वो अगस्त 1945 पे हुआ था, एंड नाउ इट इज़ 2020। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ था इसकी वजह से आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो चुके थे एकदम। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। और इस टाइम इन्होंने कुछ पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। क्या लिखा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने उसमें लिखा कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसका फिर से फॉर्मेशन हो, अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, वैसे ही लेटर जैसे इन्होंने रोजवेल्ट प्रेसिडेंट को लिखा था।
दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन अब इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इनकी बात समझी होगी और उन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट देख लिए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, तो यूनाइटेड नेशंस के, तो अब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स आइंस्टाइंस गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और अब जैसे जैसे डिकेड्स होते गए, टाइम पास आउट होता हुआ, अब वो थोड़ा पॉलिटिक्स में भी इंगेज होने लगे. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ट अप एंड यूजिंग. और अब वो मतलब अपने वो एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते थे. एंड हिज पॉपुलैरिटी वॉज कैंपेन टू पीस एंड अब उनकी जो पॉपुलैरिटी, अब पॉपुलर हुए थे जितना, उससे सिर्फ वो यही कहते थे अपना पॉपुलैरिटी होने में, जैसे कभी टीवी पे या किसी चीज़ में, तो हमेशा पीस या डेमोक्रेसी की ही बात करते थे हर जगह पे. और फाइनली आइंस्टाइन वॉज डाइड इन 1955, और 1955 में आइंस्टाइन मर गए थे. और वो उनकी तब एज 76 ईयर्स के वो थे. एंड ही वॉज सेलिब्रेटेड एज द विजनरी. और उनको मतलब जब वो मरे थे तो उनके लिए एक विजनरी मीन्स अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट. मतलब उनको एक विजनरी दी गई थी, वाइजनरी की. वो एक ऐसे पर्सन थे जो प्रेजेंट में रह के फ्यूचर तक का सोच सकते थे. ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का पहले से बता दिया था, तो वो सोच सकते थे. एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस. और उनको एक साइंटिफिक जीनियस के नाम से हम लोग एज अ सिटीज़न में हम लोग जाने लगे उनको. सो नाउ टुडे आई हैड कंप्लीटेड दिस चैप्टर. यू ऑल कैन रीड द चैप्टर एंड स्टडी. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर it with others. So thank you. Read the